हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद SKVM में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये इतना हॉट टॉपिक है कि इसे स्किप नहीं किया जा सकता। ये टॉपिक है एग्रीकल्चर, कृषि। क्योंकि भारत में सबसे इम्पोर्टेंट अगर जीवन यापन के लिए देखा जाता है तो वो है कृषि। अगर भारत को समझना है, भारत के इतिहास को पढ़ना है, भारत के भूगोल को पढ़ना है, भारत की चीज़ों को समझना है तो एग्रीकल्चर के बिना वो सब चीज़ें अधूरी रहेंगी। क्योंकि एग्रीकल्चर भारत की चाहे आर्थिक स्थिति की, चाहे राजनीतिक स्थिति की, चाहे किसी भी स्थिति की रीढ़ है। एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो आप अपने एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो। क्योंकि एग्रीकल्चर स्किप करने वाला कोई टॉपिक नहीं है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर जो रूरल एरिया से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो चीज़ें स्किप कर देते हैं जो उन्हें जानना चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर से जुड़े रहे हैं, लेकिन जो किताबी चीज़ें उन्हें जाननी चाहिए उन्हें वो चीज़ें कम पता होती हैं। जैसे कुछ लोगों को जिन्होंने पढ़ा हुआ उन्हें पता है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, कौन सी फसल कब काटी जाती है, लेकिन जब उन्हीं चीज़ों को किताबी भाषा में देखेंगे कि वो फसल रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या जायद की फसल है, फसल बता देंगे वो कब काटी जाती है, कब बोई जाती है, क्या क्या होता है, क्या क्या लगता है, वो सारी चीज़ें उन्हें पता है, लेकिन उन्हें वो चीज़ नहीं पता जो एग्जाम में पूछी जाएगी। तो उसी चीज़ को आप तक सही तरीके से पहुँचाने के लिए मैंने ये टॉपिक आपके सामने लाया हूँ। ज्योग्राफी का सबसे हॉट टॉपिक में से एक टॉपिक है ये, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इनफ होंगी। मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके SSC के प्रत्येक एग्जाम के लिए इनफ है। PCS और UPSC के लिए ये बेस बनाने के लिए आपके लिए ज़रूरी होंगी। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें, जो चीज़ें आपको समझ ना आए उसको दोहराएं और नोट्स साथ साथ बनाते रहें। और मैंने बताया है कि नोट्स के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है, इसका नाम है स्टडी विद SKVM टेलीग्राम, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर जाएँ और नोट्स अवेलेबल है, आप देखें। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर को, कृषि। ये एग्रीकल्चर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कृषि जो है भारत में सबसे इम्पोर्टेंट जीवन यापन के लिए फैक्टर है। अभी तो इसका परसेंटेज कम होता जा रहा है, लेकिन जब आज़ादी का समय था उस समय ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर पर निर्भर थी। भले ही अभी वो जनसंख्या कम है, लेकिन वर्तमान में भारत की इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है वो अभी भी एग्रीकल्चर है। क्योंकि एग्रीकल्चर भले ही GDP में योगदान कम देता है, लेकिन रोजगारी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी 40 से 45% रोजगार एग्रीकल्चर दे रहा है। 18 से 20% GDP में योगदान GDP दे रहा है, और उद्योगों को कच्चा माल भी एग्रीकल्चर ही दे रहा है। एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, भारतीय इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, भारत के लिए, और भारत के जो जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या को 2 टाइम का खाना उपलब्ध कराने के लिए कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि, आज हम कृषि के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे और जितना हो सके उतनी चीज़ों को हम क्लास में ही याद करने की जरूरत देखेंगे कि क्लास में ही वो चीज़ें याद हो जाए, हमें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, नोट्स केवल रिवीजन के लिए हों और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें क्लास में याद हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर कृषि पर निर्भर है अभी भी। और जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो लगभग भारत की जनसंख्या का 80 से 90% भाग कृषि पर निर्भर था। वर्तमान में ये परसेंटेज कम होता जा रहा है, लेकिन 80 से 90% भाग जो था वो कृषि पर निर्भर था। अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, इस बात को ध्यान रखना। 55% से अधिक जनसंख्या अभी भी भारत की वो कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब है या तो सीधी कृषि से संलग्न है, कृषि का कार्य सीधा लोग कर रहे हैं, या फिर कृषि के माध्यम से कोई रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।
55% जनसंख्या है, 55 से अधिक मान लो 55 से 60% जनसंख्या ऐसी है जो कृषि से जुड़ी हुई है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैसे होते हैं वो बात समझे ना। प्रत्यक्ष का मतलब है कि कृषि सीधे कर रहे हैं, वो लोग कृषि को सीधे सीधे कृषि कर रहे हैं, और अप्रत्यक्ष का मतलब है कि कृषि के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो कोई ना कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कृषि पर निर्भर है, जैसे ट्रैक्टर है या गोदाम है या कोई भंडारण की उचित व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, वो सीधे तौर पर कृषि नहीं कर रहे लेकिन कृषि के कार्यों में संलग्न है, इसलिए उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है, लेकिन वो उसमें लगे हुए हैं कृषि के माध्यम से ही। इसलिए 55% से अधिक जनसंख्या अभी भी वर्तमान में भारत की 55% से अधिक जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो कहा जाता है वो कृषि को कहा जाता है। तो 55% से अधिक जनसंख्या अभी भी कृषि से जुड़ी हुई है। उसके बाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अगर देखा जाए तो अगर जीडीपी आप जानते हो तो मैं दो दिन फैक्ट आपको बता दूं कि विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी अमेरिका की है, भारत की चौथे नंबर पे आती है। जापान को पीछे छोड़ते ही हमने इस साल 2026 में शुरुआत में जापान को पीछे छोड़कर हम 5वें नंबर हुए थे, जापान को पीछे छोड़ा और चौथे नंबर पे आ गए। पहले नंबर पे अमेरिका की जीडीपी है, दूसरे नंबर पे चाइना की जीडीपी है, तीसरे नंबर पे जर्मनी की जीडीपी है, चौथे नंबर पे भारत की जीडीपी है, 5वें नंबर पे जापान की जीडीपी है। ये 5 टॉप 5 जीडीपी आपको पता होनी चाहिए। और टोटल जीडीपी में अभी भारत की जो जीडीपी है वो लगभग अप्रोक्सीमेट 4 ट्रिलियन के आसपास है, 4 ट्रिलियन से प्लस है। कितना है वो बताऊंगा जब आंकड़े सटीक रूप से आएंगे, लेकिन आप ध्यान रखना 4 ट्रिलियन के आसपास है। मोदी जी का सपना है कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाए। आप देखेंगे जीडीपी में, उस जीडीपी में 16 से 18% योगदान जो है वो कृषि देता है। आप मान लो जीडीपी में 100 रुपये कमाते हो, टोटल जीडीपी में 100 रुपये मान लूँ तो 16 से 18 रुपये एग्रीकल्चर देता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 16 से 18 रुपये देता है। परसेंटेज रूप से ये जब देश आज़ाद हुआ था तो इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हम विकसित हो रहे हैं, हम विकासशील अवस्था से विकसित अवस्था में जा रहे हैं, वैसे वैसे कृषि का जो परसेंटेज है वो डाउन हो रहा है, लेकिन कृषि की उत्पादकता बढ़ रही है। पैसे बढ़ रहे हैं लेकिन परसेंटेज डाउन होती जा रही है, क्योंकि हम अन्य तरीके से भी पैसे कमा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो 16 से 18% जो योगदान है कृषि का वो जीडीपी में है। तीसरा पॉइंट 42 से 45% रोजगार, 46% सॉरी 42 से 46% रोजगार कृषि देता है। रोजगार आप देख रहे हो, रोजगार के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर कितनी बड़ी संख्या में छात्रों का आंदोलन हुआ। तो रोजगार के आधार पर देखोगे तो 40 से 45% रोजगार एग्रीकल्चर डायरेक्ट देता है, उससे जुड़े हुए लोग हैं। कुछ फैक्ट हैं ये ध्यान रखना, रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर है। 16 से 18% जीडीपी एग्रीकल्चर देता है, हम उसमें 55% से अधिक जनसंख्या जीडीपी में कृषि से जुड़ी हुई है। 40 से 45%, 42 से 46% जो भी है वो रोजगार अभी भी वर्तमान में एग्रीकल्चर सीधे देता है भारतीय युवाओं को, भारतीय लोगों को। फिर उसके बाद देखा जाए कि कच्चे माल, उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति, हमारे पास उद्योग होंगे, उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कराएगा वो कौन है? एग्रीकल्चर है। हम अपने यहाँ फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, उस फैक्ट्रियों में जो माल बनेगा उस माल के लिए कच्चा माल तो चाहिए, वो बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। वो वस्तुएं हमें एग्रीकल्चर उत्पादन देता है, उसके बाद हम उद्योगों में उनकी चीज़ों को बनाते हैं। तो एग्रीकल्चर में ये चीज़ें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि रोजगार कितने परसेंट देता है, जीडीपी में कितना योगदान है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर है, और जनसंख्या कितनी निर्भर है, उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कौन कराता है। ये चीज़ें आपको कृषि के लिए कृषि पढ़ रहे हो, आप जानते हो, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। जब कभी भी आपको पूछा जाए, क्वेश्चन आए या ना आए वो बात अलग है, लेकिन एग्रीकल्चर जो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत की जो एग्रीकल्चर जो कृषि है उसकी विशेषता क्या क्या है, उसके बाद विशेषता के बाद इसकी समस्याएं देखेंगे, समस्या के बाद हम देखेंगे कि भूमि सुधार कैसे हुआ, ये भूमि सुधार था क्या, क्यों किया गया, किस लिए किया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भूमि सुधार हुआ उसमें कौन कौन सी प्रथाएं चल रही थी, उन प्रथाओं को बंद किया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने प्रकार की कृषि भारत में की जाती है, और जो महत्वपूर्ण क्रांति थी एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जैसे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति जो खाद्यान्न के उत्पादन के लिए बढ़ाई गई, और श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन करने के लिए बनाई गई। तो इन क्रांति के बारे में भी समझेंगे, पढ़ेंगे।
तो ये ओवरऑल सारी चीजें एग्रीकल्चर के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर की विशेषता क्या क्या है। क्या है विशेषता कि कृषि भारत के लिए कृषि रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। सबसे पहले जीवन निर्वाह कृषि है। ये जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? आप एक बात ध्यान से सुनना, जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्हें पता होगा कि अगर किसी की फसल एक वर्ष में एक बार खराब हो जाती है तो उसके लिए वो जीने मरने का प्रश्न खड़ा हो जाता है। जीवन निर्वाह कृषि है। कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कृषि में कुछ थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हुआ तो उन व्यक्ति के लिए जो कृषि पर निर्भर है उनके लिए जीवन यापन कठिन हो जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। उनके जीवित रहने के लिए कृषि जरूरी है। जीवन निर्वाह, अगर वो जी रहे हैं इस कृषि के डिपेंड है कृषि पर, भले ही वो कुछ सामान न खरीद पाए लेकिन इतना अपने खेती में उत्पादन कर लेंगे कि वो साल भर सही से खाना खा पाए। भले ही उसको बेचकर अपने और चीजों की आवश्यकता पूर्ति न कर पाए लेकिन उसको बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर पाए या उसको खा पाए। खाने भोजन के लिए तो जरूरी है, भोजन के लिए जरूरी है, इसलिए कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। तो सबसे इंपोर्टेंट जीवन निर्वाह कृषि। दूसरा मिश्रित खेती और मिश्रित फसल। मिश्रित खेती और मिश्रित फसल दोनों अलग अलग हैं। आपने पढ़ा होगा तो आप कभी कभी देखते होंगे कि मिश्रित खेती क्या होती है, मिश्रित फसल क्या होती है। मिश्रित फसल होती है कि एक साथ दो फसलों को उत्पादन करना, एक साथ दो फसलों का उत्पादन करना। मेरी बात को समझ पा रहे हो? एक साथ दो फसलों को उत्पादन कर लिया जाए तो वो मिश्रित फसल है। लेकिन मिश्रित खेती क्या है? बात तो एक ही है कि मिश्रित फसल और मिश्रित खेती में अंतर क्या है? मिश्रित फसल अलग है, मिश्रित खेती अलग है। मिश्रित फसल में ध्यान रखना कि एक साथ दो फसलों का उत्पादन मिश्रित फसल कहलाती है। लेकिन कृषि के साथ साथ हम पशुपालन करें, मछली पालन करें, मुर्गी पालन करें, सूकर पालन करें, ये जो पालन कृषि के अलावा करते हैं, कृषि के अलावा करते हैं, हम पशुपालन के साथ पशुपालन करते हैं। अधिकतर लोग ग्राम में जो रूरल एरिया में वो पशुपालन करते हैं। कुछ दक्षिण भारत में चले जाओगे तो वो मछली पालन करते हैं, सूकर पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। तो वो कृषि भी कर रहे हैं और ये इनको पाल भी रहे। तो इन दोनों को एक साथ करना वो मिश्रित खेती कहलाती है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? मिश्रित फसल और मिश्रित खेती में आप अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगी। मिश्रित फसल का मतलब है कि एक साथ दो फसलों को बोना, और मिश्रित खेती का मतलब है कि खेती तो कर ही रहे हैं, फसल तो बो ही रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ अन्य उत्पादन करने के लिए हम मुर्गी पालन करें, मछली पालन करें, पशुपालन करें, कुछ अन्य उत्पादन भी करें जिससे हमारी रोजगार में हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। समझ पा रहे हो? मिश्रित खेती और मिश्रित फसल, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। मैं बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना चाहता शब्दों को, इसीलिए मैं जीवन निर्वाह कृषि जितने शब्द हैं जिनको मुझे पता है कि मुझे समझाना चाहिए तो आप उन बहुत शब्दों को बिल्कुल सटीक रूप से जानकारी प्राप्त कर सकें। जीवन निर्वाह कृषि जीवन जीने के लिए जो कृषि जरूरी होती है। मिश्रित खेती के साथ साथ अन्य काम, पशुपालन, मुर्गी पालन या मछली पालन और मिश्रित फसल, एक साथ दो फसलों को बोना। एक साथ दो फसलों को बोलने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक फसल खराब हो जाती है दूसरी फसल तो हमारे लिए उपयोगी होगी। मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है कि अगर फसल किसी प्रकार से हमें समस्या उत्पन्न हो जाती है, फसल में वर्षा नहीं होती है या कीड़े लग जाते हैं या उत्पादन सही से नहीं हो पाता किसी अन्य कारण से, तो वो भरपाई हम अन्य तरीके से, मुर्गी पालन से, पशुपालन से, अन्य तरीके से कर पाए। ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोग जो भी हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि पशुपालन उनके लिए जरूरी है, क्योंकि कृषि से उन्हें भोजन प्राप्त हो सकता है लेकिन पशुपालन से उन्हें उनकी छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं और वो पूरी करते हैं। इसीलिए वो पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं। तो वो मिश्रित खेती में आएंगे। मिश्रित खेती और मिश्रित कृषि दोनों में अंतर होना चाहिए। आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि मिश्रित फसल क्या है और मिश्रित खेती क्या है। अब बात करते हैं सीमित गहन कृषि। सीमित गहन कृषि में क्या होती है? जोत का छोटा आकार, हमारे पास एक बड़ा भूभाग है उसमें कई सारे हिस्सेदार हैं तो सीमित है और लोग ज्यादा से ज्यादा डिपेंड है, उसे कहते हैं सीमित है और गहन कृषि है। गहन कृषि का मतलब है अधिक से अधिक लोग उस पर डिपेंड है। तो ये भी इसकी विशेषता है, सीमित और गहन कृषि। खाद्यान्न प्रधानता, हमारे यहाँ जो भी उत्पादकता होती है वो खाद्यान्नों की होती है। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। हम ज्यादा से ज्यादा जो खेती करते हैं वो उन फसलों की करते हैं जिनसे हम भोजन प्राप्त करते हैं। अब कुछ सरकार की छूट के कारण अपने लाभ के लिए अब बड़े बड़े जो जिनके पास खेत है वो अब खाद्यान्न के साथ साथ वाणिज्यिक फसल भी कर रहे हैं।
जैसे गन्ना, कपास, जूट, कहवा, चाय। इन ये फसलें व्यापार वाणिज्य के मतलब व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। लेकिन खाद्यान्न, भारत में लंबे समय तक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हुआ है। लोगों को व्यापार से मतलब नहीं है। अभी तो खाद्यान्न फसलें भी इतनी उगाई जा रही हैं कि वो व्यापार के माध्यम से उगाई जाए। जैसे गेहूं, चावल, लोग इतना उगा रहे हैं कि वो अपने पास तो अपने खाने के लिए रख ही लेते हैं, प्लस उसके साथ साथ उन्हें बेचने के लिए, जिससे वाणिज्य के लिए काम आता है। व्यापार करते हैं, उससे धन कमाते हैं और अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। मेरी बात तो समझ पा रहे हो? भारत में सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है वो खाद्यान्न उत्पादन की जाती है। खाद्यान्न उत्पादन का मतलब है वो फसलें जिन्हें लोग भोजन के रूप में खाते हैं। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। मेरी बात तो समझ पा रहे हो? ये खाद्यान्न फसलें हैं। वाणिज्यिक फसलें, दोनों में अंतर होनी चाहिए। वाणिज्यिक फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, गन्ना, कहवा, चाय, जूट, कपास, ये वाणिज्यिक के रूप में है। तो भारत में जो खेती की जाती है वो खाद्यान्न उत्पादन की है। और तीसरी विशेषता है वर्षा आधारित। अभी तो नहर, नलकूप, कुएं, इनके माध्यम से सिंचाई होती है। और कुछ क्षेत्रों में अभी भी कुछ लोग, कुछ किसान वर्षा पर आधारित खेती करते हैं। कुछ समय पहले लोग वर्षा के आधार पर ही खेती करते थे। वर्षा के पर आधारित होती थी खेती। वर्षा हो जाती थी तो खेती अच्छी होती है, और वर्षा नहीं हो रही तो खेती खराब हो जाती थी, उनकी फसल सही से नहीं हो पाती थी। तो वर्षा पर आधारित खेती हमारे यहाँ होती है। पारंपरिक कृषि और तकनीकी। पारंपरिक कृषि है, आपने एक डायलॉग हमेशा सुना होगा, जो रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं लोग, वो हमेशा एक डायलॉग सुनते हैं। और अगर आप अपने दादाजी से, अपने पिताजी से खेती में कुछ परिवर्तन करना चाहें कि खेती में इस तरीके से ना करते, इस तरीके से करें, तो उन्हें एक डायलॉग हमेशा सुनाई देता है, हमारे पूर्वज हो गए कृषि करते करते, खेती करते करते, तुम हमें सिखा रहे हो। ये डायलॉग आपने सभी ने सुना होगा। भले ही आप सही हो, लेकिन फिर भी आपके घर वाले ये डायलॉग बोल देते, क्योंकि उस चीज को कहते हैं पारंपरिक कृषि। उनके पिताजी ने की, उनके पिताजी ने की, उनकी जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां कृषि करते हुए आ रही है। ये पारंपरिक कृषि है। और पारंपरिक कृषि के साथ साथ तकनीकी, और वही तकनीकी वो यूज में ला रहे हैं। भले ही उनसे बेहतरीन तकनीकी उन्हें उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन फिर भी उसको नहीं लेते। वो वही चाहते, वो वही देखते और वही लेते जो उनके पूर्वज उसको सही तरीके से करते आ रहे हैं। अब अभी वर्तमान में जागरूकता फैलाई जा रही है सरकार के द्वारा, अन्य प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, इसलिए लोग, भारतीय किसान उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ उससे पहले, यहाँ तक कि खाद भी लगाने से लोग डरते थे। वो ये कहते थे कि ये हम दवाई लगा रहे हैं, बीमार होंगे क्या। वर्तमान में तो इतना प्रोत्साहन हो गया है कि दवाओं पे दवाएं लगाई जा रही हैं। ये भी हानिकारक है। कुछ लिमिट में चीजें होनी चाहिए। तो कृषि, भारत में जो कृषि की विशेषता है मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपोर्टेंट जीवन निर्वाह कृषि है। जीवन जीने के लिए कृषि की जाती है। मिश्रित खेती, मिश्रित फसल है, एक साथ दो फसलों को होना, मिश्रित फसल। कृषि के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वो मिश्रित खेती है। सीमित गहन कृषि है, छोटे भूभाग में कई लोगों की कृषि होना। उसके बाद खाद्यान्न उत्पादन की विधानता है। खाद्यान्न फसलें जो बोई जाती हैं वो खाद्यान्न वाली हैं, वाणिज्यिक वाली नहीं है। तो हमारे यहाँ लंबे समय तक, अभी भी वर्तमान में बहुत ज्यादा मात्रा में खाद्यान्न कृषि की जाती है। वर्षा आधारित है, वर्षा पर निर्भर रहते हैं हम। और पारंपरिक कृषि है, पहले से ही जो परंपरा चली जा रही है, जिस आधार पर चली जा रही है, वैसी कृषि कर रहे हैं और वही तकनीकी उपयोग कर रहे हैं। ये हमारी विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं, जो ये विशेषताओं के साथ साथ हमें कुछ कमी भी तो दिखती होगी, समस्या भी तो दिखती होगी। हमारे यहाँ समस्या उपलब्ध हैं, बहुत भरपूर मात्रा में कृषि में समस्याएं। और ये समस्याएं दूर हो जाए तो भारत बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन करेगा, और कृषि में पहले नंबर पर आने पे कोई नहीं रोक पाएगा। अभी भी कुछ क्षेत्रों में भारत कृषि में पहले नंबर पे है, लेकिन उसमें और सुधार हो जाए तो और चीजें अच्छी होगी। हमारे यहाँ जो समस्याएं उपलब्ध हैं वो समस्याएं हल हो जाए। अब सबसे पहले हमें समस्या को हल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो समस्या है क्या। ये बात तो समझ पा रहे हो? हमें पता भी तो हो कि हमारे लिए समस्या क्या है, तब उस समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढें, उसको हल करें। तो हम सबसे पहले मैं बताऊंगा समस्या में जोत का छोटा आकार। जोत का छोटा आकार का मतलब क्या है? खेती करने की जगह का कम होना। इसके आप प्रमुख कारण है जनसंख्या। मैं आपको बताऊं, अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका है क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन उसकी जनसंख्या 30 से 35 करोड़ है, मात्र हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जितना।
भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भी कहलाता है। अभी तो वर्तमान में कुछ आंकड़े 2027 में आ जाएंगे जनसंख्या के आधार पे, लेकिन अभी भी दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है भारत। जैसे ये आंकड़े आते हैं हम पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे। वैश्विक स्तर पर जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर तो हम पहले नंबर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत ने अभी आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़े ऐसे जारी नहीं किए हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। 140 करोड़ या 150 करोड़, 135 करोड़, ये जो आंकड़े होते हैं ये वैश्विक लेवल पर है। भारत में अभी 2011 में जनगणना हुई थी, तब 121 करोड़ को आधिकारिक तौर पर माना था, तो ये ध्यान रखना। तो जोट का छोटा आकार का प्रमुख कारण है जनसंख्या। हमारे यहाँ 100 लगभग बता रहे हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 135 करोड़ की जनसंख्या क्रॉस हो चुकी है, 140 करोड़ प्लस हो चुके हैं। तो ये जनसंख्या जितनी बढ़ रही है, क्षेत्र हमारा भूभाग तो नहीं बढ़ा, हमारा भूभाग तो उतना ही है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ेगी, भूमि उतनी ही है, तो जो भूमि का आकार होगा वो दिन ब दिन छोटा होता जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भूमि दी जाती है वो वंशानुगत रूप से दी जाती है, पिता से पुत्र में। तो अगर पिता के 2 पुत्र हैं तो पिता पर जितनी जमीन होगी उसके 2 हिस्से होंगे, पिता पर जितनी जमीन है उसके 2 हिस्से होंगे, और 2 हिस्से होंगे तो ऐसे ही आगे चलते चलते जो भूमि होगी उसका आकार जो होगा वो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, भूमि में जोत का छोटा आकार या भूमि का छोटा आकार। बीजों की निम्न गुणवत्ता। अभी भी भारत में कई स्थानों पर बीज जो कंपनियां देती हैं, सरकार देती है, उन्हें न बोकर उनके द्वारा जो रखे जाते हैं, पहले से ही रख लिए जाते हैं, उन बीजों को बोया जाता है। या हमारे यहाँ जो बीज बोए जाते हैं वो निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं, उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं होती, उनमें अधिक उत्पादन करने की क्षमता नहीं होती, उनमें अन्य खरपतवार से लड़ने की क्षमता नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा हम खाद्य लगाना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है। ये सारी समस्याएं बीजों में होती है। बीजों में अगर सुधार किया जाए तो ये चीज़ें हल हो सकती हैं। तो बीजों की निम्न गुणवत्ता है, इसलिए भी भारत में ये समस्या भारत में है। तीसरी समस्या हम देखें तो तकनीकी का अभाव। हमारे यहाँ तकनीकी का अभाव है। तकनीकी का अभाव का मतलब है हम जो विकसित देशों में जो तकनीकी अपनाई जाती है, चाहे खेत को जोतने में, चाहे फसल को काटने में, फसल को बोने में, फसल की अन्य आपूर्ति करने में, या सिंचाई व्यवस्था में, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी तकनीकी उपयोग में लाई जा रही है, वो तकनीकी निम्न गुणवत्ता वाली है। विकसित देशों में जो तकनीकी उपयोग की जा रही है, उन तकनीकी माध्यम से जो उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, वो तकनीकी भारत में नहीं है। चाहे वो इसका मुख्य कारण है महंगाई, वो तकनीकी महंगी है। आने वाले समय में वो तकनीकी भारत में आएंगी, धीरे धीरे करके कृषि में भी तकनीकी बढ़ाई जा रही है। सब्सिडी के कारण, अन्य क्रियाओं के कारण वो तकनीकी किसानों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन वर्तमान में अभी भी किसान तकनीकी से जूझ रहे हैं, तकनीकी को सीख रहे हैं, और जो तकनीकी जानता है नहीं हुआ वो कृषि में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। पुरानी पीढ़ी जो कृषि में इन्वॉल्व है वो तकनीकी को अपना नहीं रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को जब तक हल नहीं किया जाएगा तो एग्रीकल्चर विकसित कैसे होगा। मैं आपको बताऊं, मैं अपने विचार से बता रहा हूं कि एग्रीकल्चर जो भी करता है उसे सबसे अमीर होना चाहिए, उसे सबसे अमीर होना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो खाना सब तक पहुंचाता है। भले ही आप किसी भी सेक्टर में हो, चाहे किसी भी उच्च लेवल पर हो, चाहे किसी भी पद पर हो, लेकिन आपको खाना वही व्यक्ति पहुंचाता है जो कृषि करता है। इस व्यक्ति का सम्मान, इस व्यक्ति की रेस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत में जस्ट इसका विपरीत है। लोग नहीं, ये ऐसा व्यक्ति जो किसान है वो व्यक्ति नहीं रेस्पेक्ट प्राप्त करता है, नहीं इतना पैसा प्राप्त करता है जो जिसकी आवश्यकता हो पाए, और बल्कि उसके बदले में उसे कुंठाएं मिलती हैं, कुछ अभद्र भाषा से प्रयोग किए जाते हैं। जो लोग उनकी चीज़ों को खाते हैं और अपने आप का जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को बुरा भला कहते हैं, जिन लोगों को बहुत बड़ी रेस्पेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देनी चाहिए। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, क्योंकि उन्हें पता है कि जमीन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देश की नींव है। देश को अगर हमें मजबूत करना है तो नींव को मजबूत करना होगा, और नींव को मजबूत करने के लिए हमें किसान को मजबूत करना होगा। अभी भी सरकार अधिक से अधिक योजनाएं किसान को मजबूत करने के लिए लाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो उन तक नहीं पहुंच पाती योजनाएं। किसका क्या कारण है वो सरकार जाने।
बस मैं इतना जानता हूँ, सरकार बहुत सारी योजना लाती है, चाहे किसी भी तरीके की हो, लेकिन वो योजना उन व्यक्तियों तक सटीक रूप से नहीं पहुंच पाती जिन लोगों को उसकी जरूरत है, चाहे वो रोज जागरूकता का अभाव हो, या अनपढ़ व्यक्ति हो, पढ़े लिखे ना हो, या सरकार की कुछ कुनीतियां हो, मतलब वो नीतियां सही रूप से न लागू हो रही हो, कोई भी कारण हो, लेकिन किसानों तक वो फायदा नहीं पहुंच पाता जितना होना चाहिए। अगली समस्या है तकनीकी की समस्या के साथ साथ अगली समस्या है जनसंख्या का अधिक दबाव। मैंने अभी बताया झूठ का छोटा आकार, जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक है, इसमें जनसंख्या अधिक होगी, प्रचंड बेरोजगारी। मैंने बताया आपको जनसंख्या अधिक होगी तो प्रचंड बेरोजगारी आएगी। प्रचंड बेरोजगारी कैसे होती है? प्रचंड बेरोजगारी वो है जहां पर एक व्यक्ति की जरूरत है, वहां पर उस खेती में, उस जगह एक व्यक्ति की जरूरत है कृषि में, और वहां 4 व्यक्ति लगे हुए, तो बचे जो 3 व्यक्तियों का जो रोजगार कार्य है वो प्रचंड बेरोजगारी में गिना जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, मैं जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। तो जनसंख्या का अधिक दबाव, ये भी हमारे लिए दिक्कत है। भंडारण का अभाव, हमारे यहाँ खेती में बहुत सारा अनाज होता है, उगाया जाता है, अनाज बहुत ज्यादा उगाया जाता है, बल्कि इतना उगाया जाता है कि हम अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ व्यापार भी कर सकें, और अन्य समय, ऐसे समय के लिए, संकट समय के लिए रख पाए जब अनाज हमारे लिए दिक्कत दे, तो हमारा उसके लिए भंडारण का अभाव है। जो कोल्ड स्टोर है, चाहे गेहूं का हो, चावल का हो, आलू का हो, अन्य खाद्यान्न का हो, वो उनकी क्षमता भी कम है, उनकी संख्या भी कम है। सरकार धीरे धीरे करके इनकी चीजें बढ़ा रही है, इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर रही है। तो मैंने आपको सबसे पहले भारत में कृषि की विशेषता बताई, उसके बाद भारत में कृषि की समस्या बताई कि क्या क्या समस्याएं हैं जो भारत के लिए सॉल्व होनी चाहिए। अगर कृषि सही हो जाती है तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे इसीलिए मैं कहता हूं कि किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा दिया था वो बहुत ही जरूरी था, और वो सही सटीक रूप से उन्होंने दिया था। हमारे देश का जवान सही होना चाहिए और हमारे देश का किसान, क्योंकि ये 2 व्यक्ति ही हमारी नींव है, और नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर नींव ही कमजोर है तो बिल्डिंग अगर छोटी सी भी है वो भी धराशायी हो जाएगी। मेरी बात तो समझ पा रहे हो? ये जो मैंने आपको बताया वो था एग्रीकल्चर के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको भूमि सुधार के बारे में बताऊंगा। भूमि सुधार क्या है? भूमि सुधार का मतलब है कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे तो भूमि को अलग अलग तरीके से बांटा जाता था, कुछ प्रथाएं चलाई जाती थी, उन प्रथाओं को बंद किया गया 1947 के बाद, और उसमें कुछ सुधार भी किया गया। तो वो सुधार किया गया था, तो सबसे पहले सुधार था बिचौलियों का अंत। जो बीच के लोग थे, किसान और सरकार, या उस समय जब राजा होते थे तो किसान और राजा के बीच में जो लोग होते थे उन लोगों को हटाया गया, क्योंकि वही वो लोग सबसे ज्यादा लाभ उठाते थे। किसान ने टैक्स दिया उस बीच वाले व्यक्ति को, और उस बीच वाले व्यक्ति ने वो सब इकट्ठा करके राजा को दिया। तो उस बीच वाले व्यक्ति ने अपने लिए तो लाभ क्या कमाया हुआ, वो लाभ ही सबसे ज्यादा दिक्कत देता था। बिचौलियों के बाद सहकारी कृषि का प्रोत्साहन दिया। जो भूमिहीन किसान थे उन भूमिहीन किसानों को इकट्ठा किया गया और उनके ग्रुप बनाए गए। उसे कहते थे सहकारी समिति, सोसाइटी कहते थे उसे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो सहकारी समिति को इकट्ठा किया गया, बनाया गया, और उनसे कृषि की गई। तो हम कृषि के लिए प्रोत्साहन दिया गया कि उनको जमीन दी गई, उस जमीन में जितना उत्पादन होगा उससे जितना लाभ होगा उन सभी को बांट दिया जाएगा। मान लो कि 10 व्यक्ति हैं, उस 10 व्यक्ति को 1 बीघा जमीन देगी, उस 1 बीघा जमीन से मान लो 10 किलो अनाज हुआ, मान लेते 10 किलो अनाज हुआ, तो उन 10 व्यक्तियों को 1-1 किलो अनाज बांट दिया जाएगा, सभी से समान कार्य कराया जाएगा, अपने अपने बांट लें, अपने अपने तरीके से करें, तो वो सहकारी समिति होगी। तो सहकारी कृषि का प्रोत्साहन हुआ। उसके बाद भूदान आंदोलन चलाए गए। भूदान आंदोलन क्यों चलाए गए? भूदान आंदोलन सबसे ज्यादा विनोबा भावे द्वारा चलाए गए थे। भूदान आंदोलन का मतलब क्या था? 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो जमींदारों पर बहुत ही जमीन थी और किसानों पर छोटी छोटी जमीन थी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो उन जमींदारों से वो भूमि को दान कराएगा कि तुम दान कर दो, अपने पास कुछ लिमिट में भूमि रखो, और उसके बाद जितनी भी आपके पास जमीन है उसको दान कर दो। और दान कर दोगे किन लोगों को दान करोगे? गांव में रहने वाले किसानों को। जो कहा गया कि जो किसान जिस जमीन पर खेती कर रहा है वो उसकी खेती हो गई, जो किसान जिस जमीन पर खेती कर रहा है वो उसी की हो गई। इसे कहते हैं भूदान, ग्राम दान आंदोलन, भूदान आंदोलन, ये आंदोलन चलाए गए। उसके बाद उसमें खेती में जो सुधार हुआ वो था खेती में
भू जोत का सीमा का निर्धारण। मैंने अभी बताया था भूदान आंदोलन चलाया गया, उसमें जमींदार पर जितनी खेती थी उसमें लिमिट लगा दी कि आपके पास इतनी जमीन रहेगी, उसके बाद जितनी भी जमीन है उसको सरकार को दे दो, किसानों को दे दो। सरकार भी किसको देगी? सरकार किसानों को देगी। तो ये भू जोत की सीमा का निर्धारण कर दिया, एक लिमिट लगा दी कि आप इतनी सीमा से ज्यादा अपने पास जमीन नहीं रखेंगे, आप इतनी सीमा से ज्यादा खेती नहीं रखेंगे, बचा कुचा आपके पास खेती है वो किसी और को देना पड़ेगा। जब ये चीजें हुई तब जाकर भूमि में सुधार हुआ। इसमें बिचौलियों का अंत में इंपोर्टेंट प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को हम जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा कहते थे। अब ये प्रथाएं थी क्या? ये अंग्रेज चलाते थे अपने अनुसार। जमींदार प्रथा का मतलब था, अंग्रेज भी चलाते थे, राजा महाराजाओं की जब राजा महाराजा राजतंत्र था तब चलता था। जमींदार हुआ वो जमींदार किसानों से अनाज इकट्ठा करेगा टैक्स के रूप में, और वो जमींदार राजा को देगा या अंग्रेजों को देगा। ये बात तो समझ पा रहे? तो ये जमींदारी प्रथा थी। बीच में कौन है? वह जमींदार है। अब इसका सबसे ज्यादा फायदा है, जैसे राजा ने कहा कि तुम्हारे पास जितने भी गांव हैं वहां से मुझे 100 कुंटल अनाज चाहिए, 100 कुंटल अनाज चाहिए आपके पास जितने भी गांव है। उसने कहा हम दे देंगे। जमींदार को तो खेती करनी नहीं है, वो तो केवल इकट्ठा करने जाएगा। जब वो इकट्ठा करने जाएगा तो अपने मन में कुछ वहम बना के बैठा है कि मैं 100 कुंटल अनाज तो उस राजा को दे दूंगा। वो अपने दस्तावेज बनाएगा, कुछ भी करेगा, किसानों से कहेगा कि मुझे 120 कुंटल अनाज चाहिए। उस 120 कुंटल को डिवाइड कर देगा जितने भी किसान हैं, उसमें से 100 कुंटल अनाज उसने राजा को दे दिया, बचा 20 कुंटल अनाज अपने पास रख लिया। तो ये बिचौलिया जो बीच का वर्ग था वो सबसे ज्यादा संपन्न था। ये ना कृषि करता था, ना ही मेहनत करता था, ना कुछ करता था। वो केवल जब राजा के चाटुकारिता करता था, राजा की चाटुकारिता, राजा की जय हो, राजा का भला हो, राजा के बारे में अच्छा बताता था। तो राजा की चाटुकारिता के बदले में उसे बहुत ज्यादा लाभ होता था। तो इसलिए इस प्रथा को बंद किया गया, जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा समझ में आई? बीच में कौन होगा? जमींदार होगा। लेकिन महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा में बीच में कोई नहीं होगा, पूरा एक गांव होगा। ये अंग्रेजों द्वारा लाई गई प्रथाएं। मालवाड़ी प्रथा में क्या हुआ? मालवाड़ी प्रथा में होगा कि एक गांव को निर्धारित किया जाएगा कि इस गांव में जितनी भी जमीन इस गांव के पास है, उन किसानों को लिमिट मात्रा में रखकर ये कह दिया जाएगा इतना अनाज आपको देना है। ये बात तो समझ पा रहे? बीच में जमींदार नहीं होगा, पूरा गांव होगा। पूरे गांव के एक व्यक्ति को, मुखिया को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा आपके गांव से इतना अनाज चाहिए, सभी बांट दो, कितना कितना देना है, किसको कितना देना है। तो ये महलवाड़ी प्रथा कहलाएगी। उसके बाद रैयत प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा क्या है? रैयतवाड़ी प्रथा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अनाज, अपना टैक्स राजा को भरना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो टैक्स है वो राजा को भरना पड़ेगा। तो सीधा जब व्यक्ति किसान ही राजा को देगा तो उसे रैयतवाड़ी प्रथा कहेंगे। जब गांव के हमारे बारे में आएगा तो उसे महलवाड़ी प्रथा कहेंगे, और जब जमींदार बीच में आ जाएगा तो उसे जमींदारी प्रथा कहेंगे। ये बिचौलिया थी। इन बिचौलियों का अंत किया गया, तब जाकर भूमि सुधार हुआ। भूमि सुधार समझ पा रहे हो? भूमि सुधार मैंने बताया, बिचौलियों का अंत किया गया, रैयतवाड़ी वो सहकारी कृषि का प्रोत्साहन हुआ, भूदान आंदोलन हुआ, और भूजोतों का जो भूजोत थी उसका सीमा का निर्धारण किया गया। ये चीजें हो गई। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये चीजें आपको भूमि सुधार हो गया। अब इस एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि भारत में कितने प्रकार की कृषि की जाती है, हमारे यहाँ कितने प्रकार की कृषि की जाती है, कि वो प्रकार किसके आधार पर है कि वो कृषि कब बोई जाएगी और वो कृषि कब काटी जाएगी। इसके आधार पे हमने भारत में कृषि को 3 भागों में बांटा है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। इन 3 भागों में हमने कृषि को बांटा है। वो कौन कौन मैंने आपको बता दी? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब इसको विभाजित कैसे किया गया कि खरीफ की फसल हम याद कैसे रखेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि खरीफ की फसल कौन सी है और रबी की फसल कौन सी है और जायद की फसल कौन सी है? तो इनका बोने का समय और इनको काटने का समय ये निर्धारित करता है कि वो फसल रबी की फसल है या जायद की फसल है या खरीफ की फसल है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, खरीफ की फसल गर्मियों में बोई जाएगी और गर्मियों के अंत तक काटी जाएगी। खरीफ की फसल गर्मियों में बोई जाएगी और गर्मियों के अंत में काटी जाएगी। मई जून जुलाई में जो फसल बोई जाती है जून जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में जो फसल काटी जाएगी वो फसल खरीफ की फसल कहलाएगी। कौन सी फसल कहलाएगी? खरीफ की। जो फसल, ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूं उसको, जून और जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर
सितंबर अक्टूबर नवंबर तक उसको काटा जाएगा, अक्टूबर तक काट लिया जाएगा, वो फसल खरीफ की फसल कहलाएगी, जिसमें उदाहरण है चावल और बाजरा। उदाहरण याद रखना, चावल और बाजरा। दूसरा है रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी है? जो फसल नवंबर और दिसंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल तक काट दी जाएगी, जिसमें ठंड होगी, ठंडी पड़ेगी, ठंड जरूरत है, ऐसी फसल रबी की फसल कहलाएगी। उसमें इंपोर्टेंट है गेहूं और आलू। जायद की फसल को याद करने का मेरा एक सिंपल तरीका है, जिनका सीजन आता है, जिनका सीजन आता है वो जायद की फसल है, जिसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये फसलें आएंगी। मैं बस इतना आपको बता रहा हूँ कि आपको याद रहे रबी की फसल कब बोई जाएगी, कब काटी जाएगी, कौन सी फसल है, खरीफ की फसल कब बोई जाएगी, कब काटी जाएगी, कौन सी फसल है, और जायद की फसल कब बोई जाएगी, कब काटी जाएगी, और कौन सी फसल है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। मैंने जितनी चीजें बताई हैं, आपको कभी भी एग्जाम में सवाल आता है, इन चीजों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर छोड़ा नहीं जा सकता, ये टॉपिक इकोनॉमी में जरूरी है, ज्योग्राफी में जरूरी है, और यहाँ तक ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते, इसलिए बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ आपको, एक एक शब्द समझा रहा हूँ। तो कृषि के प्रकारों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि खरीफ की फसल में कौन सी फसल आएंगी। खरीफ की फसल गर्मियों में बोई जाएंगी, गर्मियों के अंत में काट दी जाएंगी, जैसे चावल हो गया और बाजरा हो गया। रबी की फसल शुरुआती ठंड में बोई जाएंगी और ठंड के अंत तक काट दी जाएंगी, जिसमें गेहूं हो गया, आलू हो गया। और जायद की फसल मार्च, अप्रैल, मई में बोई जाएंगी, काट दी जाएंगी। जो सीजन आता है तरबूज का, खरबूज का, ककड़ी का, खीरे का, तो ये जायद की फसल कहलाएगी। अंतर पता है? सब तीनों अंतर क्लियर हो गए। खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है और जायद की फसल कौन सी है, पता होना चाहिए, आपको पता होना ही चाहिए। मैंने आपको इतनी चीजें बता दी कि कृषि क्या है, कृषि में विशेषता क्या है, कृषि की विशेषता क्या है, कृषि की समस्या क्या है, भूमि सुधार क्या था, उसमें क्या क्या हुआ, कौन सी प्रथाएं चल रही थी, किसका अंत हुआ, कृषि के प्रकार कितने होते हैं। अब सबसे इंपोर्टेंट, इस क्लास के सबसे इंपोर्टेंट दो टॉपिक, सबसे इंपोर्टेंट वो है हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। इन पॉइंट को तो भूलना ही मत। इस क्लास का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक हरित क्रांति। हरित क्रांति का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अगर आज के बाद जब भी आप हरित क्रांति का नाम सुनो तो आपके दिमाग में आना चाहिए खाद्यान्न की बढ़ोतरी। जब शुरुआत में 1947 में भारत आजाद हुआ तो अमेरिका के साथ भारत ने एक खाद्यान्न समझौता किया था, PL 480। मैं आपको बता दूं, भारत ने अमेरिका के साथ PL 480 एक समझौता किया था। इस समझौते में अमेरिका भारत को खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका हमें वो गेहूं और चावल उपलब्ध कराता था जो उसके यहाँ गाय और भैंस खाते थे। वो चावल और गेहूं जो उसके यहाँ उस देश में गाय और भैंस खाते थे, चूहे द्वारा उनको कुतरा जाता था, जो खराब कर देते थे, वो इस समझौते के माध्यम से हमें वो देता था। क्योंकि हमारे पास वो तकनीकी नहीं थी, हमारे पास वो पारंपरिक कृषि की व्यवस्था नहीं थी जिससे हम सुधार कर सकें, हमारे यहाँ कृषि का बढ़ोतरी हो सके। इसलिए हमारे यहाँ लास्ट तक आते आते खाद्यान्न जो फसलें थी वो खत्म हो जाती थी, खाद्यान्न जरूरत होती थी तो हम किसी अलग अलग देशों से डिमांड करते थे, पैसे देकर खरीदते थे। तो हमने अमेरिका के साथ उत्पादन में ये जो समझौता किया, इस समझौते में अमेरिका ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उसी समय अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने गेहूं की फसल में जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों को बढ़ा दिया, और जब गुणसूत्रों में बढ़ा दिया गया तो उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। वो कृषि के बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते विश्व में। उन्होंने मैक्सिको जो अब जब उत्तर अमेरिका देखोगे तो उत्तर अमेरिका में ऊपर कनाडा है, नीचे उसके नीचे अमेरिका है, उसके नीचे मैक्सिको है। उस मैक्सिको में ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सफल हुआ था। इसमें मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं कि पहले एक ऐसा होता था कि गेहूं का जो पौधा होता था उसका जो आकार होता था, उसमें ऊपर का जहां गेहूं लगता है उसका आकार छोटा होता था। लेकिन जब नॉर्मन बोरलॉग ने उसके गुणसूत्रों में परिवर्तन किया, आपने विज्ञान में पढ़ा हुआ गुणसूत्र DNA, तो जब गुणसूत्रों में परिवर्तन कर दिया
तो उस गुणसूत्रों में उसके चावल के दाने जहां होते हैं उसका आकार बढ़ गया और जो नीचे वाला होता है उसका आकार कम हो गया। तो जब इसका आकार बढ़ जाएगा तो उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। पहले ही वर्ष में बहुत बड़ा उत्पादन हुआ मैक्सिको में। जब यह खबर पूरी दुनिया में फैली तब भारत में भी ये प्रक्रिया हुई कि हमें भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है खाद्यान्न। तो भारत के एक वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नाम ध्यान रखना, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये मैक्सिको गए और मैक्सिको में इन्होंने वो सारी चीजें सीखी जो इनके लिए जरूरी थी और आकर भारत में आए। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में खाद्यान्न की समस्या को जड़ से खत्म किया। हम भीख मांगते थे खाद्यान्न की, और ये इन महान वैज्ञानिकों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। आत्मनिर्भर के साथ साथ एक ऐसा देश बनाया कि हम आज अपने लिए तो पूरा खाना उपलब्ध कराते ही हैं, प्लस अपने लिए स्टॉक भी कर लेते हैं और उसके साथ व्यापार भी करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक वो देश जो खाद्यान्न मंगाता था एक समय पर, एक महान वैज्ञानिक ने हमारे तरफ देखा और वो चीजें भारत में लाया, जिस कारण से भारत आज खाद्यान्न को उपलब्ध भी कराता है, अपने यहाँ भंडारण भी करता है और उसके साथ साथ उन देशों को भी देता है जिसको जरूरत है। इतने बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, इसलिए इनका नाम तो ध्यान रखना, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने वहां से आए 1966-67 में भारत में एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई। तो उन्होंने वो जगह ढूंढी, हर जगह तो ये इसका उपयोग होगा नहीं, तो सबसे पहले 2 फसल में इनका एक्सपेरिमेंट हुआ, चावल और गेहूं, खाद्यान्न में, क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी था खाद्यान्न, क्योंकि हमारे यहाँ जो कृषि होती है वो जीवन निर्वाह, और ये कृषि जीवन के लिए, अपने भोजन उपलब्ध कराने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले वही फसलें उगाई जो जिससे हमारे यहाँ वो चीजें समस्याओं को समाप्त की जा सकती। तो उन्होंने चावल और गेहूं को, और चावल और गेहूं कहाँ ज्यादा सही से हो सकता है, उन्होंने क्षेत्रों को नोटिस किया। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे क्षेत्र ढूंढे जहां नदियों के द्वारा जरूर मिट्टी लाई जाती है और यहाँ पर वो कृषि आसानी से, अच्छे से, भरपूर मात्रा में हो सकती है। पहली बार 1966 का समय था, उससे पहले भारत एक खाद्यान्न को आयात करता था, इंपोर्ट करता था। ये समय आया, इस समय के बाद भारत ने कभी भी मुड़कर नहीं देगा। अपने यहाँ खाद्यान्न को इंपोर्ट से तो रोका ही रोका। तो एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1966-67 में ध्यान रखना, इन्होंने भारत में हरित क्रांति का उद्घोष किया। तो स्थान ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इन्होंने चावल और गेहूं, ये मुख्य 2 फसलों में इनके गुणसूत्रों में परिवर्तन किया और बाद में उत्पादन किया। 1966-67 के बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खाद्यान्न उत्पादन वो अब निर्भर नहीं है किसी पर, अब वो अपने सभी पूरी जनसंख्या के खाद्यान्न तो उपलब्ध कराता ही कराता है, उसके साथ साथ उसको उस अनाज का भंडारण भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, उन देशों को देता है जिनको जरूरत हो। दूसरी क्रांति आपको पता होनी चाहिए, श्वेत क्रांति, सबसे इंपोर्टेंट। इस श्वेत क्रांति के बाद भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया। इस श्वेत क्रांति के बाद भारत सबसे बड़ा देश बन गया दूध उत्पादन करने का। ध्यान रखना, जैसे हरित क्रांति में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ध्यान दिया जाता है या उनको सम्मान दिया जाता है, वैसे ही श्वेत क्रांति में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने दूध उत्पादन करने में भारत को सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन फ्लड, इनके बाद श्वेत क्रांति में ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। 1970 में उन्होंने ये सब चीजें की, इकट्ठा किया और अपने पूरे क्रांति को आगे बढ़ाया। 1970 के बाद ऑपरेशन फ्लड चलाया। ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था, ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्हें दूध उत्पादन करने के लिए मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के बाद भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये चीजें आपको ध्यान रखना। ये चीजें, इनमें जो चीज मैंने पॉइंट बताए हैं वो एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें ध्यान रखना जितनी चीजें मैंने आपको बताई। एग्रीकल्चर में इतना इनफ है। अगर आप चाहें तो एग्रीकल्चर के लिए मैं दूसरा पार्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन आप चाहें तब। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, भले ही आप एग्जाम दें या ना दें। एग्जाम
न देने पर भी आपको भारत की एग्रीकल्चर के बारे में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देखी है तो एग्रीकल्चर में एसएससी से तो कोई क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, सारे आप कंप्लीट कर लोगे अगर चीजें याद हैं तो। पीसीएस और यूपीएससी में आपका बेस क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, एग्रीकल्चर में जो चीजें हो रही हैं। इसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीएस में आप कभी भी समस्या में नहीं आएंगे। अभी तक जीएस के लिए आप समस्या में आते रहे हैं कि जीएस सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता रहा है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां चीजें याद नहीं होती, समझ में नहीं आती। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चीजें ऐसी नहीं होंगी जो समझ में ना आए। और आप अगर चीजें कुछ होती हैं जो समझ में नहीं आती तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो चीजें कमेंट में लिख दो। मैं हो सकता है अगली वीडियो में वो चीजें आपको समझा दूं। आप बिल्कुल नो टेंशन रहें। जीएस के माध्यम से मैंने पिछली क्लास महाजनपद की डाली, ये बारी एग्रीकल्चर की है। आने वाले समय में पॉलिटी की भी स्टार्ट करूंगा, जिससे पॉलिटी की भी चीज़ें सही से आपको समझ पाएँ। जीएस की सारे सब्जेक्ट जो जीएस में जरूरी है वो सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ऐसे चीज़ें तैयार कर दूंगा, सब्जेक्ट में वो चीज़ें तैयार कर दूंगा जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो। बस उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। कमेंट करें, लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी करें और वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके लिए आवश्यकता है। आप अपने ग्रुप में डालें, फ्रेंड्स तक पहुंचाएं कि वो चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। और जो चीज़ आपको समझ में ना आए, जो चीज़ बेहतर करने की चीज़ें हों, वो कमेंट में जरूर बताएं। मेरी बात को समझ पा रहे हो? बस आप अपना साथ बनाए रखें, कंप्लीट वीडियो को देखें और शेयर करें। जय हिंद।